वेलकम बैक बच्चों हम आज के अपने क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर के अंदर अपने थर्ड चैप्टर या थर्ड यूनिट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। ये जैसा कि हम लोगों ने अपने क्वांटम मैकेनिक्स को 3 यूनिट्स में डिवाइड किया था अर्लियर। तो बच्चे आज के हम अपने लेक्चर के अंदर सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और व्हाट इज वेव पार्टिकल डुअलिटी। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड लास्ट में हम करेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स कि हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को कैसे सोल्व करते हैं, व्हाट इज स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, और उससे हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर थर्ड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास आता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या इसी को हम बोल सकते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल डुअलिटी तो क्या बोला डी ब्रोगली ने? ये बोला इफ लाइट कैन हैव वेव पार्टिकल डुअलिटी दैट इज क्या हुआ? डुअलिटी का मतलब है कि हमने देखा था कि जो लाइट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या हमारे पास कॉम्टेंट इफेक्ट था, तो उसकी वजह से जो लाइट का नेचर था पार्टिकल नेचर आया था। नॉर्मल वो डिफ्रैक्शन दे रहा था, हमारे पास इंटरफेरेंस दे रहा था, उसकी वजह से उसका वेव नेचर। तो कह रहा है कि अगर लाइट का वेव पार्टिकल डुअलिटी शो कर रहा है या उनके वेव पार्टिकल नेचर है, देन मटेरियल पार्टिकल कैन आल्सो हैव, देन may have wave nature, that is material particle can have wave as well as particle nature। इसने बोला कि भाई जब हमारे पास वेव दोनों कैरेक्टर शो करे तो जो मटेरियल पार्टिकल है तो वो दोनों के दोनों शो करेगा नेचर कैसा, वेव का भी और पार्टिकल भी दिखाएगा। तो यहां पर क्या बोला? द इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स इज लैम्डा। क्या हो गया? उसका वेवलेंथ हो गई। एंड important property of particle is mass, कि इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मास होती है, इंपॉर्टेंट क्या होता है? मास उसके लैम्डा। तो अकॉर्डिंग टू क्या बोल दिया? अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो इसके लॉ इसने दिए हमारे पास, उसने क्या बोला कि E इज इक्वल्स टू एच म्यू, डिफाइन कर दिया था कि एनर्जी कितनी होगी यहां पर। और एंड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इसने एनर्जी का रिलेशन दिया था mc², तो इसको मैं बोल दिया 1, इसको क्या बोल दिया 2। तो यहां से क्या हो गया? दोनों क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। तो एच म्यू क्या होता है? म्यू क्या होते हैं? c बाय लैम्डा। तो हम क्या बोल सकते हैं? E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। तो इसको मैंने एक इक्वेशन बोल दिया, यानी कि इसी को मैं इक्वेशन 1 बोल दूं यहां पर। तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे? सेम। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा? mc² इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से लैम्डा क्या आएगा? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन mc। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन mc। सी यहां पर क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो करे कि अगर c वेलोसिटी है, मास आ जाए और h आ जाए, तो ये वेवलेंथ की जो हमारे पास वेवलेंथ हैगी उसकी वैल्यू मिलेगी। उसकी वेवलेंथ की कितनी वैल्यू मिलेगा? तो अगर क्या बोल दिया, अगर यहां पर अगर मैं c को रिप्लेस कर दूं v से, v क्या हो गया? इफ इन केस ऑफ c और v सेम ही होता है। अगर मैं लाइट यूज कर रहा हूं तो उसकी जो v है, वेलोसिटी ऑफ जो भी पर्टिकुलर रेडिएशन लूंगा वो c के इक्वल ही होती है। इफ v is velocity of particle then wavelength associated, then lambda associated with particle is equals to, उसकी वेवलेंथ क्या होगी? इक्वल्स टू h अपॉन mv। इस mv को मैं लिख सकता हूं मोमेंटम, इसको मैं p से भी डिनोट कर सकता हूं, यानी कि h इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, या लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन mv।
यहाँ पे लाइट के केस में मैं v को उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से रिप्लेस कर दूंगा। लाइट के केस में वेलोसिटी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे पास। अगर पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी हम रखेंगे। तो अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे? अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो बोल रहा है देखो सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। देखो हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है, एक पार्टिकल है जिसका मास 1 ग्राम है। पार्टिकल का मास कितना है? पार्टिकल मास इज 1 ग्राम, पार्टिकल m 1 ग्राम। इसका मतलब 10⁻³ kg हो गया। उसकी जो वेलोसिटी है v है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं मीटर में कहूँ तो 10 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। और h की वैल्यू में पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारे पास यूनिट आ गई इसकी। अगर मैं यहां से वेवलेंथ निकालता हूं इसकी वैल्यू पुट अप करके, तो क्या आ जाएगा यहां से h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई क्या है 10⁻³ इंटू 10⁻²। दिस इज इक्वल्स टू 6.6 × 10⁻30 मीटर। ये क्या आ जाएगी? ये इसकी जो वेवलेंथ है इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो 6.6 × 10⁻30। लेकिन सेकेंड अगर मेरे पास जो मैंने बोला माइक्रोस्कोपिक, ये मेरे पास था मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। 1 ग्राम आप एक कोई पार्टिकल जिसका 1 ग्राम वेट है तो 1 ग्राम काफी ज्यादा हो जाता है हमारे पास। अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन, उसका मास हमें पता है। उसका मास कितना है हमारे पास 9.1 × 10⁻31 kg उसका मास हो गया। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वो स्पीड ऑफ की लाइट से ही जाता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर इतनी होती है हमारे पास, तो यहाँ पर और h की वैल्यू में पता है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड हमारे पास। अगर मैं इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो कितनी होगी 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10⁻, यहाँ से आगे 9.1 × 10⁻31 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। बच्चे ये आएगा देखो। तो दोनों में कितना डिफरेंस है? ये 10⁻10 मीटर और वो फर्स्ट केस में जब पार्टिकल का मास 1 ग्राम था तो वहां पे थी 6.6 इंटू 10⁻30। तो इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दिस इज नॉट ऑब्जर्वेबल, दिस इज नॉट इट। ये बहुत ज्यादा छोटा है नंबर है, ये वेवलेंथ इतना स्मॉल है, हम इसको इट इज नॉट ऑब्जर्वेबल, बट इट इज ऑब्जर्वेबल। तो कह रहा है कि जनरली जब हम कोई हमारी टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल को हम थ्रो करते हैं तो उसके साथ साथ एक वेव नेचर भी होता है। लेकिन उस वेव नेचर की जब हम उसकी वेवलेंथ निकालते हैं तो कह रहा है वो वेवलेंथ, क्योंकि तो 1 ग्राम एक मास के लिए था, 1 ग्राम के लिए अगर ये मैं केजी में कर दूं ये 2 ग्राम या 50 ग्राम, तो ये वेवलेंथ की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। तो कह रहा है उस वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जनरली ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो लेकिन जब कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गामा रे हमारे पास इस तरीके से हो जाएंगे, तो उनके साथ जो वेवलेंथ होती है वो एक ऐसा नंबर आता है कि जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये सिग्निफिकेंस है कि जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होती है माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं वो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी दिखाता है, क्योंकि हम वेव्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट तो यहां पर भी कर सकते हैं लेकिन इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये नेग्लिजिबल है, लेकिन यहां पर ये नेग्लिजिबल नहीं। तो ये था हमारे पास क्या, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसने बोला बच्चे कि मैटर के साथ साथ भी क्या होंगी, मैटर के साथ उसका पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर, और जो उसकी जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, लैम्डा इक्वल टू h/mv। यहां पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो उसकी वेवलेंथ आ जाएगी। तो ये था हमारे पास डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट क्या है बच्चे, ये था एविडेंस फॉर वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का क्या बताया था, वेव नेचर। कैसे इसने प्रूव किया 1927 डेविएशन एंड जर्मन ने कैसे प्रूव किया, उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक एक्सरे बीम सोर्स लिया, एक्सरे हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यानी कि लाइट की तरह इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनकी जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी होती है। और इन्होंने जब इसको हमारे पास एक स्लिट से पास करवाया, स्लिट से पास क्रॉस करने के बाद इस रेडिएशन को एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के ऊपर, हमने बोल दिया निकल क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के ऊपर
थ्रो करवाया। इसके बाद जब ये लाइट हमारे पास जो रेडिएशन इलेक्ट्रो ये यहां से डिफ्रैक्ट हो गई बच्चे, हमारे पास डिफ्रैक्ट हो गई, डिफ्रैक्टेड बीम। और जब इसको एक फोटोग्राफिक प्लेट्स के ऊपर जब इसको किया गया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो इन्होंने कंसेंट्रिक सर्कल मिले, ऐसा ये डार्क हो गया हमारे पास, फिर लाइट, फिर ये, फिर डार्क सा मिला, फिर हमारे पास फिर कंसेंट्रिक डार्क सर्कल, ऐसे लाइट एंड डार्क सर्कल्स मिले हम लोगों को। ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें ऐसा मिला था, कंसेंट्रिक डार्क एंड लाइट सर्कल्स, ऐसा मिला। फिर क्या किया इन्होंने यहां पे इलेक्ट्रॉन का सोर्स लिया, इस इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन बीम निकली, ये इलेक्ट्रॉन बीम लिया उन्होंने, उसको एक स्लिट से पास करवाया, सेम स्लिट के बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉन को निकल क्रिस्टल के ऊपर ही डाला हमारे पास। तो यहां से भी जो डिफ्रैक्टेड बीम होके, और हमें पता है देखो जो एक्सरे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हमें पता है कि इनके पास क्या है, दे हैव एसोसिएटेड वेव नेचर, इनके साथ ही वेव नेचर। अरे जब वो लाइट ही हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ये लाइट रेडिएशन ही हमारे पास एक टाइप से लाइट ही है। ये जब हम स्पेक्ट्रा करते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रम करते हैं, तो ये लाइट ही है हमारे पास, क्योंकि ये जो नॉर्मल लाइट होती है विजिबल रेंज में, ये विजिबल रेंज में नहीं है हमारे पास, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रेंज में नहीं आती। तो कह रहा है कि लाइट, और हमें पता है लाइट के साथ क्या होता है, वेव नेचर, इसका मतलब इन एक्सरे के साथ वेव नेचर है। और जब इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किया तो इसके साथ भी हमें सेम पैटर्न ही मिला, ऐसा कंसेंट्रिक सेम डार्क एंड ये लाइट पैटर्न ही मिला। तो यहां से क्या हुआ, व्हेन दे हैव यूज इलेक्ट्रॉन्सिस एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम इज पास थ्रू ए स्लिट एंड देन fall on a crystalline substance nickel and on diffraction, जब इसका डिफ्रैक्शन हुआ, सेम कंसेंट्रिक डार्क एंड लाइट सर्कल्स आर obtained on photographic plate like similar to that of X-rays. Hence, as X-rays have wave nature, hence या बोल सकते हैं therefore electron will also have wave nature. तो इसी के बेस पे बोल दिया कि दोनों के दोनों सेम हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन के साथ भी क्या है, जो वेव नेचर होगा ही होगा, वो वेव नेचर शो कर रहा है। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो था ही था, अब वो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, तो वेवलेंथ को प्रूव किया। जैसे क्या, इसके बाद हमारे पास थॉमस यंग ने भी किया था, थॉमस यंग ने जो हमने पहले चैप्टर में किया था वियर्ड फैक्ट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने किया कि थॉमस यंग ने भी एक्सपेरिमेंट किया और बताया था कि जब हम इलेक्ट्रॉन को, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को जो भी उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन को जब इंसिडेंट किया 2 स्लिट के थ्रू, तब इंटरफेरेंस पैटर्न मिला था। इसका मतलब वो क्या दिखा रहा था, वेव नेचर दिखा रहा था, और वो इंटेलिजेंट भी था। लेकिन जैसे ही पार्टिकल डिटेक्टर हमने लगाए ऑन करने के लिए, तो उसका वेव नेचर शो नहीं किया, जैसे ऑफ किया उन्होंने वेव नेचर द्वारा से शो कर दिया था। तो यहाँ पे डाइविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है और ये एग्जाम में आ सकता है कि फॉर द एविडेंस ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो डी ब्रोगली ने बोला करेक्ट बोला या नहीं बोला। तो उसने इलेक्ट्रॉन सोर्स लिया, निकल क्रिस्टल पे डाला, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला सेम एज दैट ऑफ एक्सरे, तो हेंस बोल दिया कि इनके पास भी कैसा है, वेव नेचर। तो बच्चे ये था हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। इसके बाद हमारे पास आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ ए microscopic particle with absolute accuracy simultaneously.
देखो क्या बोलता है, कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि हम पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर सके एग्जैक्ट। तो इसने क्या बोला कि दिस इज डेल्टा पी, यानी कि क्या, दिस इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये मोमेंटम के अंदर उसकी अनसर्टेनिटी है, इनटू उसकी पोजीशन के अंदर, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू h/4 पाई, ये ऑलवेज आएगा ही आएगा हमारे पास। देखो इसकी सिग्निफिकेंस अगर हम देखते हैं, कि ये एरर आता है मेरे पास अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है कि हम उसकी एग्जैक्ट नहीं बता सकते वो कितना रहेगा, और ये वैल्यू आएगी h/4 पाई। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं, हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या है, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इट हैज नो सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स as the energy of photons do not change या can't change, cannot change the position or momentum of particle, position or momentum of particle। कह रहे कि जो मैक्रोस्कोपिक है, जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने हम बोला, जो हम आंखों से देख सकते हैं, कह रहे कि उसके अंदर इसकी कोई, इस रूल, इस प्रिंसिपल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जो लाइट, क्योंकि अगर हमने उसका देखना तो हम क्या डालेंगे, लाइट को इंसिडेंट करते हैं उसके ऊपर, और जो पार्टिकल से लाइट स्ट्राइक करके आएगी हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उससे पता चलता है कि कह रहे उसकी पोजिशन या मोमेंटम के अंदर कोई चेंज आया है नहीं। तो कह रहा है कि जो लाइट है, वो जो फोटोन्स के है, जो फोटोन्स है लाइट के, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं कि उसकी पोजीशन या मोमेंटम बदल दे, किसकी, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। क्या हुआ, बट फोटोन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, बट फोटोन्स, एनर्जी ऑफ फोटोन्स, ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन्स कैन चेंज द पोजीशन और and momentum, can change the position and momentum of microscopic objects। देखो हमें उनको ऑब्जर्व करना, हम आंखों से नहीं देख सकते, जो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, उनके ऊपर लाइट डालेंगे, लेकिन जैसे कह रहे हैं मैं उसकी पोजीशन मेजर करना चाहता हूं, जब लाइट डालेंगे तो उसकी मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। कैसे, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या हुआ, अगर ये हमारे पास बोर ऑर्बिट एक एटम था, मेरे पास ये एटम था, ये न्यूक्लियस है, यहां पर न्यूक्लियस था, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक स्मॉल एरिया के अंदर dx के अंदर मैं स्पेसिफाई करना चाहता था, यानी कि इस एरिया के अंदर जो हमारे बोर ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर अगर मैं करना चाहूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा x एरिया हो, जहां पे हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं स्मॉल एरिया के अंदर। तो हम यहां पे लाइट की जो रेडिएशंस डालेंगे, फोटोन डालेंगे, वो डालेंगे। अब ये जब एरिया स्मॉल है, जो पोजीशन स्मॉल है हमारे पास, जब पोजीशन को मेजर करना चाहते हैं, इसकी पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी है, तो अगर मैं पोजीशन को मेजर करना चाहता हूं तो इसकी जो वेवलेंथ आएगी, हमें स्मॉल वेवलेंथ डालनी पड़ेगी, स्मॉल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। अगर हम स्मॉल वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस डालेंगे तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, हाई। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसका मतलब उनकी एनर्जी हाई। अगर एनर्जी हाई होगी तो क्या होगा, द फोटोन्स विल ट्रांसफर इट्स मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो चेंज इन किस में आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। देखो क्या हुआ बच्चे, हम सिंपल सी बात है ये समझने की, ये ध्यान देने का। तो कह रहा है माइक्रोस्कोपिक केस में क्या हुआ, अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताना चाहता था एग्जैक्टली कि उसकी क्या पोजीशन होगी, इफ यू वांट टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव टू इंसिडेंट वेवलेंथ ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, रेडिएशंस ऑफ मिनिमम लैम्डा वेवलेंथ। तो उसकी मिनिमम होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि हमें पता है म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c बाय लैम्डा। अगर ये मिनिमम हो गई मेरे पास वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। कह रहे कि जब ये ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इस पे स्ट्राइक करेगा तो वो अपना कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर करेगा तो इसकी स्पीड के अंदर चेंज आ जाएगा, इसके मोमेंटम में। अगर वो आ गया तो पोजीशन तो हमने बताई, लेकिन उसी टाइम किसके अंदर चेंज आ गया, मैं पोजीशन बताना चाहता था, लेकिन जैसे ही फोटोन ने स्ट्राइक किया उसकी मोमेंटम में चेंज आ गया। तो इसका मतलब दोनों को दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते। अगर हम इसके मोमेंटम को पता करने की कोशिश करते तो बच्चे हमें हाई वेवलेंथ की रेडिएशन डालनी पड़ती है, एनर्जी कम हो जाती है, उसकी वेवलेंथ में चेंज आएगा। यानी कि मैं एक चीज को डिटरमाइन करना चाहूंगा तो दूसरी चीज में चेंज आएगा ही आएगा। वेवलेंथ को एग्जैक्टली डिटरमाइन करूंगा तो एरर मोमेंटम में आएगा, मोमेंटम को करूंगा तो किस में आ जाएगा, पोजीशन के अंदर आ जाएगा। या इससे हमारे पास क्या सिग्निफिकेंस मिला, हमारे पास ये पोजीशन जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, इसके केस में हमें क्या पता चला, इससे हम बोल सकते हैं देखो क्वांटम मैकेनिकली पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी, पोजीशन एंड मोमेंटम
कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। कह रहा हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एज वो सेम एनर्जी ऑफ फोटोन्स चेंज पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सेम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे आप ये लिख सकते हो ये आंसर कि हम क्यों डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक और चीज देखो अगर इसको दूसरी वे से समझते हैं, इफ एरर इन इफ, मान लिया कि जो पोजीशन को आपने एग्जैक्टली बता दिया, इफ वी डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन विदाउट एनी अनसर्टेनिटी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया बच्चे तो जो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इसको मैं नीचे डेल्टा एक्स लिख सकता था यहाँ पे, तो डेल्टा पी क्या आ जाता, दिस इज इक्वल्स टू एच अपॉन जीरो, दिस इज क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो हम उसकी मोमेंटम बता ही नहीं सकते। अगर आप उसकी मोमेंटम को एग्जैक्टली बताओगे यानी कि उसमें अनसर्टेनिटी जीरो, इफ देर इज जीरो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन देन इट विल हैव इनफाइनाइट मोमेंटम, उसका इनफाइनाइट चला जाएगा। या इफ इट हैज जीरो uncertainty in position, momentum, then it has infinite uncertainty in position। तो दोनों का infinite आ जाएगी। देखो इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या हुआ कि why electron cannot exist in nucleus। ये क्वांटम ने बोला था, तो इसको हम दूसरी वे से भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता। देखो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है मेरे पास वो होता है 0.01 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻11 मीटर। ऐसा ये होता है साइज मेरा किसका, न्यूक्लियस का। इसका मतलब अगर मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 10⁻11 मीटर, यानी कि वो इस एरिया में कहीं पर भी हो सकता है। तो वो कहीं पर भी होगा तो इसका मतलब एक फिक्स पोजीशन नहीं है, तो ये उसकी क्या होगी, अनसर्टेनिटी आ गई। अनसर्टेनिटी आ गई हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अगर यहां पर हम उसकी अब निकालते हैं चेंज इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। अब वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो डेल्टा एक्स क्या है, देयरफॉर डेल्टा अनसर्टेनिटी विल बी इक्वल्स टू 10⁻11 मीटर। एच की वैल्यू पता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और हमें पता है यहां पर, तो यहां पे वैल्यू करेंगे पाई इक्वल्स टू क्या था 22/7। तो यहां से डेल्टा अनसर्टेनिटी मोमेंटम कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मोमेंटम के केस में वो क्या आएगी, 5.3 इंटू 10⁻23। ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। अब बच्चे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है P इक्वल्स टू mv। हमारे पास पता है P क्या होता है, mv, या मैं डेल्टा P क्या लिखूं, मास चेंज नहीं हो सकता, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया तो मैं यहां पे इसके इक्वल कर देता हूं मोमेंटम को। हमारे पास मोमेंटम को लिखा तो क्या हो गया, वैल्यू पुटअप करें यहां पे 5.3 इंटू 10⁻23, मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी अगर हम निकालते हैं यहां पे, इसको डिवाइड करेंगे 9.1 से, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 5.8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या हुआ, हमें पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी है, और किसी भी चीज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन की है मैक्सिमम वेलोसिटी वो लाइट की ही होती है, वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁻6 मीटर। लेकिन अगर वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा तो उसकी जो मोमेंटम, जो उसकी वेलोसिटी के अंदर अनसर्टेनिटी आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज ग्रेटर देन इवन स्पीड ऑफ लाइट, और वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जब हमने इसको जिसकी अनसर्टेनिटी को कम किया, पोजीशन को हमने और छोटा कर दिया, यहां पर इसकी जो एरर था हमारे पास, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर इतना ज्यादा आ गया, और वो इतना ज्यादा है कि उस स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा चला गया। अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब न्यूक्लियस में कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये वेलोसिटी स्पीड
की लाइट से कम आ जाती तो एग्जिस्ट कर सकता था, लेकिन एक्चुअली में तो करता ही नहीं, इसलिए हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या है, ज्यादा आई। और अब ये 5.3 इंटू 10⁻23 लिखा है, ये क्या है मोमेंटम, अगर मैं यूनिट लिखूं तो केजी मीटर पर सेकेंड, यह है केजी मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड न्यूक्लियस एज इट्स वेलोसिटी कांट बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ये अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चे इसके बाद हमारे पास आता है व्हाट आर पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स।